द स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दिनांक 23/9/2021 को RS प्री 2021 के लिए हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर आयोजित करवाया है। उस मॉडल टेस्ट पेपर की विशेष बात ये थी कि RS के जो सिलेबस है उसके सभी बिंदुओं को हमने कवर करने की कोशिश की है। आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर और उसकी क्या व्याख्या और उससे संबंधित क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन आपको द स्मार्ट स्टडी ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज RS प्री 2021 का जो फर्स्ट मॉडल टेस्ट हमारा था उसकी व्याख्या को हम देखते हैं, उनकी उत्तर सोल्व करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय के अनुसार की गई। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वाशिंगटन सम्मेलन, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन और रोम सम्मेलन। तो इसका जो सही आंसर था वो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन, जो 1944 में आयोजित हुआ। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, ये 22 जुलाई 1944 तक ब्रिटेन वुड सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो आर्थिक ढांचा बिल्कुल बिगड़ गया था और विश्वव्यापी संकट हो गया था, उससे ग्रसित देशों के सुधार की, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया था। 44 देशों ने इसमें भाग लिया था और वहीं से IMF की स्थापना की नींव पड़ी। साथ ही हमने IMF के बारे में भी, चूंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे, तो हमने इसको ऐड कर दिया है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहित करता है और गरीबी को घटाता है। सदस्य देशों के का कोटा IMF के निर्णय की वोटिंग का पावर का मुख्य निर्धारक है। जो विकासशील देश और अविकसित राष्ट्र जो इसकी आलोचना करते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि इसका जो कोटा है, इसका जो वोटिंग पावर है, उसके कोटे के आधार पर निर्धारित किया हुआ है। IMF की स्थापना मूल रूप से ब्रिटेन वुड समझौते से हुई, जैसे हमने देखा, एक हिस्से के रूप में 27 दिसंबर, ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना की गई तथा 1 मार्च 1947 से इसने कार्य करना प्रारंभ हुआ। तो प्री के लिहाज से नए फैक्ट्स हमारे पास आ गए, स्थापना कब हुई और इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया। संगठन में वर्तमान में 190 सदस्य देश है। नई फैक्ट है, कितने सदस्य हैं? 190, लेटेस्ट अपडेटेड है। 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय देश अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया। ठीक है, तो 190वां सदस्य कौन सा है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। यह भी एक प्रीलिम्स के लिहाज से, जो RS की प्री है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण मूल्य है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? पहली है नरसिंहम समिति, दूसरी है C रंगराजन समिति, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा समिति 1989, डी उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं की थी। तो इसका आंसर हो गया प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समिति ने अभिशंसा की थी कि इनको जो स्पॉन्सर्स बैंक है उन्हीं में इनका मर्ज कर दिया जाना चाहिए। नरसिंहम समिति आपको पता है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, 2 बार बनी, नरसिंहम फर्स्ट, नरसिंहम सेकंड। हमें साथ ही हमने फैक्ट्स दे दिए जो प्रीलिम्स के हिसाब से और मुख्य परीक्षा के हिसाब से दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश एवं 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग व ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंकिंग एवं ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। अब प्री के लिहाज से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्राथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। प्रश्न ये IAS में भी पूछा हुआ है इसी में से कि
बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर बैंक की भागीदारी इसमें क्या रहती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 15% राज्य सरकार की होती है और 35% हिस्सेदारी इसके स्पॉन्सर्स बैंक जो प्रवर्तक बैंक होता है उसकी होती है। तो ये भी प्री के लिहाज से महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं तथा नाबार्ड द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन कौन करता है, तो इनका संचालन नाबार्ड करता है। आरबीआई इनको विनियमित रेगुलेट करता है, लेकिन इनको संचालित नाबार्ड करता है। वर्तमान में सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज नहीं है। इसके अलावा सभी राज्यों में है। वर्तमान में इनकी संख्या 43 है। 40 कितने आरआरबीज वर्तमान में? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अग्रणीय बैंक योजना लीड बैंकिंग स्कीम के अंतर्गत अग्रणीय बैंक में इनमें से किसको अपनाने की आशा की जाती है? लीड बैंक जो स्कीम है उसमें बैंक जो जिसको लीड बैंक घोषित किया जाता है उससे आशा की जाती है कि वो एक गांव को डेवलप करे। ऑप्शन ए ब्लॉक को ले, सी जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका निभाए, या डी फिर राज्य। तो सही आंसर है सी, जिला स्तर पे उसको जो अग्रणी बैंक की योजना होती है उसमें का उद्देश्य यह था कि एक जिले में वो लीड करे बैंक। अग्रणी बैंक योजना आरबीआई ने 1969 में शुरू की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किसी एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया। प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक बना दिया, जिससे आशा की गई कि बैंकिंग गतिविधियों, वित्तीय समावेशन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जो विभिन्न राजकीय योजना है उनको ये लीड करेगा। वह बैंक जिसे उस क्षेत्र में लीड बैंक घोषित किया गया है वो उस जिले के ऋणों की योजनाओं बनाने, वित्त प्रबंधन करने तथा अन्य विशिष्ट वित्तीय कार्यों के निर्वहन करने में दूसरे बैंकों की मदद करेगा। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन पे आ गए हम। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र किसके संयोग से बनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिटेन, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ है जर्मनी। तो ये आंसर हमारा है ब्रिटेन। इसके एक्सप्लेनेशन भी हमने डिटेल में दे दिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये पीसी महालनोबिस कौन से? प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक बड़े अच्छे सांख्यिकी शास्त्री थे। उन्होंने एक विकास का मॉडल दिया था, उसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? तो सबसे ज्यादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो तीव्र औद्योगिकरण पे था और उसी के तहत नए नए इस्पात संयंत्र, नए नए कारखाने इसमें खोले गए। जो प्रश्न पूछा हमने, जैसे राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र 1956 में ब्रिटिश फर्म की मदद से खोला गया, जैसा कि हमारा प्रश्न है। भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से खोला गया, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र 1961 में जर्मनी की सहायता से खोला गया। तो ये प्री के लिहाज से सारे फैक्ट्स इससे संबंधित, जो प्रश्न से संबंधित थे वो भी हमने शामिल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिजर्व रेशियो CRR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है हमारा, अपस्फीति या कम मुद्रास्फीति को रोकने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको अगर अपस्फीति या कम मुद्रास्फीति को रोकने के लिए CRR को बढ़ाया जा सकता है, पहला कथन। आरबीआई अनुसूचित बैंकों के लिए CRR पर ब्याज का भुगतान करता है, दूसरा कथन। अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, केवल पहला सही है। पहला सही है, अपस्फीति या कम मुद्रास्फीति को रोकने के लिए इसे बढ़ाया जाएगा, नहीं, गलत है, तो उल्टा हो जाएगा केवल। तो इसका मतलब पहला तो हमारा गलत है। फिर है बी, केवल 2, आरबीआई अनुसूचित बैंकों के लिए CRR पे ब्याज का भुगतान करता है, नहीं करता, तो ये भी गलत। अब ये दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अपस्फीति को रोकने के लिए CRR को घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता, और CRR घटने से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। कैश रिजर्व रेशियो जैसे बैंकों के लिए हम कम कर देंगे तो बैंकों के पास ऋण उपलब्ध कराने के लिए पैसे अधिक रहेंगे और वो ऋण उपलब्ध करा पाएंगे, मार्केट में, बाजार में मुद्रा का प्रवाह अधिक होगा। CRR पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, जैसे हमने पहले बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपायों में से किसके
या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। पहला फैक्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय कर लिया जाए। अगर लोगों के पास जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका अगर क्रय कर लिया जाए, ठीक है, तो ये तो सही बात है। अगर लोगों के पास जो वित्तीय प्रतिभूतियां उनको हम बैंक अगर ले लेता है और उसके बदले अगर कैश उनको देता है, पैसा देता है, तो बाजार में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। ये तो सही बात है। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तो अगर आप लोग अगर अपना पैसा बैंकों में डालेंगे तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी या नहीं, घटेगी। थर्ड, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। अगर सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है तो वो विकास योजनाओं में खर्च करेगी, रोजगार बढ़ेगा, बैंकों के पास पैसा पहुंचेगा लोगों के पास, तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। ये भी सही बात है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए। अगर बैंक, केंद्रीय बैंक अगर लोगों को प्रतिभूतियां बेचता है तो उसके बदले में क्या लेगा, पैसा, तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब ये तो गलत है। तो हमारा सही क्या हो गया, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुपए की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य है। रुपए के नोटों में बदले सोना प्राप्त करना, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, और भारत में मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। रुपए की परिवर्तनशीलता से हमारा तात्पर्य है रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, यही रुपए की परिवर्तनशीलता है। रुपए की परिवर्तन, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने नीचे दे दी है। रुपए की परिवर्तनशीलता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं का रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से चालू खाते पर अगस्त 1994 से परिवर्तनशील बनाया गया। कब से शुरू किया गया चालू खाते पर, अगस्त 1994 से। जबकि पूंजी खाते पर अभी भी पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता का सुझाव देने हेतु सरकार ने तारापोर समिति का गठन किया है। अब तो एक नया क्वेश्चन ये बन गया कि तारापोर समिति का गठन किस संदर्भ में किया गया है, तो रुपए की परिवर्तनशीलता के संबंध में तारापोर समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। फर्स्ट है M1, सेकेंड M2, थर्ड M3, फोर M4। हमारा आंसर है M1। कारण M1 से क्या सबसे पहले देखते हैं M0 से क्या तात्पर्य, पैसा जो चलन में है या बैंकों का आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा। M1 से क्या तात्पर्य है, लोगों के पास जो करेंसी नोट या सिक्कों के रूप में जो पैसा है, जो पैसा बैंक में करंट या सेविंग अकाउंट के रूप में जमा है, आरबीआई के साथ अन्य जमा है। ठीक है। नेक्स्ट है M2 क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा ओनली डिमांड डिपॉजिट। M3 क्या है, M1 प्लस बैंकों की समय जमा है जिसमें टाइम डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट है। M4 क्या है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा है टाइम डिपॉजिट प्लस रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा तरलता अगर हमें मिलेगी तो वो कहां मिलेगी, M1 में। लोगों के पास जो करेंसी है, जो बैंक में आपका पैसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 256, 280, 293 और 356। 356 तो नहीं है, आपातकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग के गठन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय है। इसका काम, ये बाध्यकारी नहीं है, इसकी सलाहें, एक अर्ध न्यायिक आयोग और सलाहकारी निकाय। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य उसे मिलकर बनेगा। कार्य क्या होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों के अनुदान और सहायता दिए जाने के संबंध में अपने सुझाव देगा। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, तो हम राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किस तरह किया जाए। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की निश्चित निधि से में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करता। साथ ही
वित्त आयोग ये भी डिसाइड करता है कि राज्य की जो देश की जो पंचायती राज संस्थाएं उनको किस आपूर्ति में, नगर पालिकाएं जो हैं उनको किस तरह से पैसा किस अनुपात में दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो वो कार्य करता है। 15वां वित्त आयोग वर्तमान में है। 15वें वित्त आयोग के बारे में हमने फैक्ट्स दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। श्री NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूची का। तो ये किसका है? समवर्ती सूची का। राज्य सरकार भी इस पे कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1986, 12 जुलाई 1984, 12 जुलाई 1980। आंसर हमारा है 12 जुलाई 1982। नाबार्ड है क्या? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्थान है। इसका हेड ऑफिस कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ठीक है। कृषि के अतिरिक्त ये छोटे उद्यमों, कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी कार्य करती है, उसके लिए भी उत्तरदायी है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई? बी शिवारमन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को इसका गठन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया। GR ये लेटेस्ट अपडेट है। GR चिंतला 27 मई 2020 से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान करें। पहला है भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 नियत की गई थी, यह भी सही है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, यह भी सही है। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया, नहीं, यह गलत है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया गया था। तो यह हमारा विकल्प डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, दिए गए कूट से कीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 नवंबर 1946 को नहीं, 9 दिसंबर को हुई थी, तो पहली बात तो ये गलत। संविधान सभा के चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से मुस्लिम लीग को 76 सीटें प्राप्त हुई थी, नहीं 76 नहीं 73 सीटें मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित S.C. मुखर्जी तथा VT कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, सही बात है। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? केवल C और D। संविधान सभा की प्रथम बैठक सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को, जैसे हमने बताया, आयोजित हुई और संविधान सभा के चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 74(1) क्या है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? B 72। और 161 क्या है? राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं। और 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी और सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री पूर्व में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मोरारजी देसाई, VP सिंह, SD देवेगौड़ा और चंद्रशेखर। हमारा आंसर है चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब तक 6 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले मोरारजी देसाई, VP सिंह, SD देवेगौड़ा, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव एवं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति
1976 ने भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने की अभिशंसा की थी? 10, 8, 9, 11। आंसर है 8। 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसने 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने की अभिशंसा की, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल अभिशंसा 8 की थी, लेकिन सरकार ने जोड़े 10। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची पर जो कानून बनाए जाते हैं, आपातकाल की समाप्ति के कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या असीमित समय तक? तो ये रहते हैं कितने? 6 माह तक ये प्रभावी रहते हैं। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर एच सी मुखर्जी। तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी इसके सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 7 सदस्य इसमें थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, शेष एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। उन्होंने बीएल मित्र का जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह जो खाली हुई उन पे एन माधव राव आए। और टीटी कृष्णचारी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्हें इसमें शामिल किया गया। कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर एस सी मुखर्जी इसमें शामिल नहीं थे। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय में किस वाद से इसे स्वीकृति मिली? बेरूवाड़ी संघवाद 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाद, नाकारा बनाम भारत संघ 1983। तो इसको मान्यता मिली केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ये एक भाग है, और इसी वाद में ये संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा भी सर्वोच्च न्यायालय ने दी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो गई? प्रावधान किया गया। किस द्वारा किया गया कि 15% से अधिक नहीं जाएंगे? 52वां संविधान संशोधन 1985 नहीं, 61वां नहीं, ये भी इससे संबंधित नहीं है। 91वां 2003, हाँ ये सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दे दी। 52वां संविधान संशोधन जैसे आपको पता है दल बदल विरोधी प्रावधान और 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1999 से आपको पता है लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में भाग लेने की जो मतदाता के लिए उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 की गई। और 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन को बताइए। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। बी, वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण करते हैं। सी, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। वह राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद से हटाता है। पहला है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी बिल्कुल सही उन्हीं के नाम से होते हैं। वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, यह भी बात सही है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है, यह भी सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, यहां तक तो यह बात भी सही है। तथा वह उन्हें पद से हटाने के लिए अधिकृत है, यह बात गलत है, वो उनको हटा नहीं सकता। वह राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर किया गया? शिवारामन समिति, संथानम समिति, पद्मनाभैया समिति, 16 सोराबजी समिति। तो आंसर है हमारा संथानम समिति की सिफारिश पे इनको 1964 में इसकी स्थापना की। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिए श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964, या तो साल पूछ लेगा आपसे या समिति का नाम, तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होगा जिसकी और 2 सदस्य इसके होंगे, 1+2। केंद्रीय सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा सदस्यों के संबंध में 10वीं अनुसूची के तहत निहरता के प्रकरण में निर्णय की शक्ति है। जैसे हमने पढ़ा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई,
उसमें अगर किसी लोकसभा सदस्य का अगर ऐसा कोई मामला आता है जिसमें उसकी अयोग्यता संबंधी निर्णय करना हो तो उसकी पावर किसके पास दी गई है? राष्ट्रपति के पास नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के पास, प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल क्षेत्र है? सिंधु बहाव क्षेत्र, गंगा बहाव क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र बहाव क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो सिंधु बहाव क्षेत्र है, मरुस्थल का ही एक भाग है। मरुस्थल इससे संबंधित एक क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थल जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार भारत के राज्य राजस्थान और पाकिस्तान के 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सिंधु क्षेत्र नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र का ही भाग है। बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सर्वाधिक होती है? मानसून में, गर्मी के बाद, सर्दी में, पतझड़ में। जी, सर्दी में। कारण, यद्यपि भारत का संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है, परंतु पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक सुभेद्य है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। इसी समय अरब सागर में विकसित चक्रवातों का 25% पश्चिमी तट को पार करता है। सागरीय सतह पर तापमान उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान होता है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। यही कारण है कि सर्दियों में अधिक आते हैं। चूंकि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, तथा चक्रवातों की उत्पत्ति यहां अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी में क्यों होती है? क्योंकि इसका औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है। सुमेलित कीजिए। पहली सूची हमने दी है खनिज की और दूसरी दी हमने जो इनके जहां प्राप्त होते हैं खनन उत्खनन क्षेत्र की। पहला है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहां मिलता है? राउरकेला नहीं, हजारीबाग नहीं, नेवेली। ठीक है। कोयला, कोयला कहां मिलता है? राउरकेला में नहीं, हजारीबाग में नहीं, कोयला की खाने है झरिया। ठीक है। लोहा कहां मिलता है? लोहा राउरकेला और अब्रक हजारीबाग। तो क्या हो गया? 3, 4, 1 और 2। पीपला घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तीनों ही गलत है। यह अरावली का एक दर्रा है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। पहले हमने चैनल्स जो वो दिए हैं और अवस्थित किसके बीच विभाजन का काम करता है, किसके बीच से निकलता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिका यहां सही है। 9 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार नहीं, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में नहीं, मिनिकॉय और कन्नानौर के बीच। 10 डिग्री चैनल निकलता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। ग्रेट चैनल 6 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला निम्नलिखित से किस भूभाग से निक्षेपित होता है? गोंडवाना से होता है, धारवाड़ से नहीं, आर्केशियन से नहीं, टर्सरी से नहीं। गोंडवाना चट्टानों में भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का 98% भाग इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। कितना? 98%, यानी लगभग एकाधिकार इन चट्टानों। अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है। प्रमुखतः छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र के 4 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। तो छोटा नागपुर के जो 4 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, कील नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, प्रशांत सागर को उत्तरी सागर से। तो हमारा आंसर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली क्या है? स्वेज नहर है, जिसका 1969 में 1969 में इसका निर्माण किया। तो प्री के लिए आज से एक फैक्ट इसी प्रश्न के साथ ये मिल गया। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है, तो जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। तो ये सेकंड फैक्ट हो गया। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील को ह्यूरिन झील से जोड़ती है। तो तीसरा ये। तो अगर इन तीनों को सुमेलित करने के हिसाब से दे दिया जाए तो भी आप कर पाओ। सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमने पर्वत की चोटी दी है, दूसरे उसकी स्थिति दी है। तो धौलागिरी का पर्वत, धौलागिरी तो कहां है? नेपाल में। माउंट ब्लॉक कहां है? यूरोप में। किलिमंजारो तंजानिया।
और माउंट कुक बचा तो ये क्या, न्यूजीलैंड। तो हमारा आंसर हो गया 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है ग्रेगाल दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्य भाग में असत्य कथन की पहचान हमको करनी है। पहला कथन है ग्रेगाल दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्य भाग में उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में शीत ऋतु में प्रभावित होने वाली पवन है। सही बात है। इसके बाद मिस्ट्रल फ्रांस व मध्य मेसिक के उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली उष्ण पवन नहीं है, उष्ण पवन नहीं है, शीत पवन है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हबूब उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सूडान के निकट तेज अंधड़ को हबूब कहते हैं। हाँ, ये सही बात है। हार्मेटन सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, बिल्कुल सही है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये मैंने व्याख्या भी दी। मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मेसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ठंडी शीत पवन है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। भल्ला कृषक जनजाति पाई जाती है मिस्र में। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। पहली पहाड़ी है पटकाई की पहाड़ियां, दूसरी है मणिपुर की पहाड़ियां, तीसरी है मिजो की पहाड़ियां, चौथी है नागा पहाड़ियां। इनमें से किन पहाड़ियों से मिलकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? पटकाई की पहाड़ियां हाँ शामिल है, मणिपुर की पहाड़ियां हाँ शामिल है, मिजो की पहाड़ियां हाँ शामिल है, चारों। तो ये चारों ही सही है। आंसर देखते हैं 1, 2, 3 और 4। देश में किस केंद्र शासित क्षेत्र का प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। तो सबसे ज्यादा किसका है? अंडमान और निकोबार का। कितना है? 8,250 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली का कितना है? 1,484 वर्ग किलोमीटर। तो दिल्ली तो बहुत पीछे रहेगी, जनसंख्या में दिल्ली अधिक है। नेक्स्ट है काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। तो आंसर है नेपाल हिमालय। इसकी विस्तृत व्याख्या चारों हिमालयों की हमने दे दी है। हिमालय के क्षेत्र में 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांट रखा है हमने, और प्रादेशिक रूप से जब हम विभाजन करते हैं तो 4 भाग है, 1, 2, 3 और 4। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय हिमाचल हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता की, यही हमारा प्रश्न था, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ठीक है, ये डिटेल में हमने इसमें से प्री में प्रश्न पूछा जाना संभावित रहता है। हाल ही में चर्चित रांत का संबंध किससे है? सतह से सतह पर मार करने वाली कोई मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ड्रोन है, मानव रहित विमान है। क्या है? यह एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसको DRDO ने विकसित किया है। हाल ही में उड़ीसा के तट पर एंटी टैंक मिसाइल रांत का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। बोगो सागर युद्ध अभ्यास किन 2 राष्ट्रों के मध्य संपन्न हुआ? भारत श्रीलंका चीन, भारत बांग्लादेश, फ्रांस और जापानी। तो ये किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो युद्ध अभ्यास आयोजित है, नौसेना का युद्ध अभ्यास है जो आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी युद्ध अभ्यास के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, जैसे इंद्र 2021 किसके मध्य आयोजित हुआ? भारत और रूस। ठीक है, ऐसे ही वरुण की मैं बात करूं, वरुण युद्ध अभ्यास वरुण, तो ये किसके मध्य? भारत, फ्रांस और UAE। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं खंजर, किसकी? खंजर, तो ये भारत और किर्गिस्तान। ये पूछा हुआ भी है किसी साल, किर्गिस्तान। तो इस तरह की जो युद्ध अभ्यास है एक अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी सूची भी हम साथ में अवेलेबल करवा देंगे। इसरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। सही है। विक्रम साराभाई को सर्वाधिक समय तक इसके अध्यक्ष रहे? नहीं। सतीश धवन इसके सर्वाधिक लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे। विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, सही बात है। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण बेंकाउर से किया गया, बिल्कुल सही बात है। सुमेलित कीजिए टीके अनुराधा स्ट्रिंग सिद्धांत, डॉक्टर अशोक सेन अंतरिक्ष विज्ञान, गीता सर्राफ कृत्रिम हड्डी और डॉक्टर विक्रमजीत बसु IVF।
तो इनका जो क्रम है, टी के अनुराधा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो गए, अशोक सेन स्ट्रिंग सिद्धांत से, गीता सराफ आईवीएफ से और विक्रमजीत बसु कृत्रिम हड्डी निर्माण से। तो हमारा आंसर हो गया 2143। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सर्वाधिक बायोडीजल का प्रयोग भारत में होता है। कारकस में से बायोडीजल बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2007 में बायोडीजल की अनुमति प्रदान की गई। और इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा असत्य है? तो पहला कथन जो है, सर्वाधिक बायोडीजल का उपयोग भारत में होता है, ये गलत है। सर्वाधिक बायोडीजल का उपयोग ब्राजील में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड वर्षा का अनिवार्य रसायन है, सही है। अम्ल वर्षा प्राथमिक वायु प्रदूषक है, यह भी सही है। अम्ल वर्षा में पीएच 5.65 से अधिक होता है, यह भी सही है। नाइट्रिक अम्ल अनिवार्य रसायन है, नहीं, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 2 एम 3। निम्न में से किस जीवाणु का उपयोग ऑयल जेपर के रूप में किया जाता है? स्यूडोमोनास का उपयोग ऑयल जेपर के रूप में किया जाता है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वसीय अम्ल, कास्टिक सोडा, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन। तो आंसर है एल्कोहल। एल्कोहल जिससे अनेक पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं और साबुन क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? मेलेमाइन, पीवीसी, नाइलोन। तो मेलेनाइन और बेकेलाइट। ठीक है, मेलेनाइन, मेलेमाइन, बेकेलाइट। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? भारत की विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुरवस ब्राउन थी, सही बात है। आईवीएफ की खोज 1978 में की गई, यह भी सही है। भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी विशाखा थी, ये गलत है। आईवीएफ का प्रयोग कृत्रिम जीव विकास में होता है, ये तो सही है, ये गलत है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा या कमिया अग्रवाल थी। निम्न में से किस रोग से रक्त का रंग श्वेत हो जाता है? ल्यूकेमिया, एनीमिया, एलपीएलडी, सीओपीडी। तो एलपीएलडी रोग में, जिसमें वसा का पाचन नहीं हो पाता, हमारे रक्त का रंग क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है। 1 से 50 तक के आंसर हमने इसमें देखे हैं, 1 से 50 तक हमने देखे। इसके नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।